हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है वो बिहार लाइब्रेरियन एबीएस एनबीएस ईएमआरएस डीएसएसबी यूजीसी नेट जेआरएफ एवं राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे, जो कि यूनिट 5 का हम लोग अभी पढ़ रहे थे, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का ही सेकेंड सेट, जिसमें लगभग 100 या 150 प्रश्न आप लोग कराई जाएगी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि क्यूआर कोड माध्यम से जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है 7991102709। और दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, हम लोगों ने यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं, और यह यूनिट 5 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है। इसके बाद मैं यूनिट 6 कराऊंगा, और यूनिट 7, टोटल यूनिट 9 तक मैं कराऊंगा, यानी कुल से जितने भी सिलेबस है आपके, उसके यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लिस इंडेक्सिंग, SLIC, स्लाइस इंडेक्सिंग वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि स्लाइस इंडेक्सिंग जो है वह किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यह बताना है। और आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे साथ प्रश्न को भी करें, ताकि आपकी भी तैयारी का आपका आकलन हो सके। तो फर्स्ट प्रश्न है, स्लिस इंडेक्सिंग वाज डेवलप्ड बाय, SLIC अनुक्रमण किसके द्वारा विकसित किया गया था। इसके ऑप्शन है, ए है JR शार्प, बी है मोर्टिमर टॉबे, सी है HP लुहान, और डी है EJ कोट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा JR शार्प। JR शार्प के द्वारा स्लेश इंडेक्सिंग दिया गया था, और यह जो है 1966 ईस्वी में इनके द्वारा दिया गया था। और स्लाइस इंडेक्सिंग का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन। इसको याद रखेंगे, सिलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलेशनल इंडेक्सिंग वाज डेवलप्ड बाय, यानी संबंधपरक अनुक्रमण किसके द्वारा विकसित किया गया था। जिसके ऑप्शन है, JR शार्प, मोर्टिमर टॉबे, HP लुहान, और जेल फैराडेन। तो सर्वप्रथम तो आप सभी जाने कि जो रिलेटिव इंडेक्स है वह 1950 ईस्वी में विकसित किया गया था, और यह जो है JEL फैराडेन के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें है, पीकेबू इंडेक्सिंग सिस्टम इज ए, पीकेबू इंडेक्सिंग सिस्टम है, एक प्रकार का है, वह किसके द्वारा दिया गया है, यह आप लोग जानिए। यह जो है 1944 ईस्वी में जो है डब्ल्यू ई बेटन के द्वारा दिया गया था। इसको याद करने का तरीका है, पीकेबू बैटन याद कर लेंगे, ताकि आप सभी को याद रहेगी इसका नाम। और यह एक प्रकार का किस प्रकार का इंडेक्सिंग सिस्टम है, प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है, प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, सी ऑप्शन है वोकेबुलरी लिस्ट, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। यह जो है एक प्रकार का पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है, पीकेबू। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, कंपास इंडेक्सिंग वाज डिवाइस टू यूजिंग, कंपास इंडेक्सिंग को किसके उपयोग के लिए तैयार किया गया था। तो इसके ऑप्शन है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB, सेकेंड ऑप्शन है कम्युलेटिव बुक इंडेक्स CBI, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉगिंग, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो बताइए आप सभी इसमें कि कंपास इंडेक्सिंग सिस्टम जो है वह किसके लिए यूज किया गया है। सर्वप्रथम आप लोग जानिए कि जो कंपास इंडेक्सिंग सिस्टम है ये जो है 1990 में तैयार किया गया था, और ये जो है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB के लिए उपयोग में आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। इसको ईयर ऑफ ओरिजिन के हिसाब से सजाना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे कंपास। तो कंपास जो अभी मैंने बताया कि इसको
1990 में विकसित किया गया था। नेफिस की बात करें तो पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, और इसकी जो स्थापना है 1977 ईस्वी में हुई थी। प्रीसिस डेरेक ऑस्टिन द्वारा 1968 में इसको विकसित किया गया था। और स्लाइस इंडेक्सिंग जो कि आज का पहला क्वेश्चन था, जो कि 1966 ईस्वी में जे.आर. शार्प महोदय के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसको क्रम से सजाएंगे तो देखिए, सर्वप्रथम डी, फिर सी, बी और ए, इस प्रकार का इसका सही क्रम है। तो यहाँ ऑप्शन डी में डी, सी, बी, ए सही क्रम दिया हुआ है, और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डेवी इज सपोर्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। वेब डेवी जो है वह किस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट को सपोर्ट करता है? इसके ऑप्शन ए है ALSH, बी ऑप्शन है LCHS, सी ऑप्शन है MESH और डी ऑप्शन है SLSH। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा LCHS और MESH जो है, LCSH और MESH जो है वेब डेवी को सपोर्ट करती है और इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है बी एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा। बाकी SLSH और ALSH का प्रयोग में वेब डेवी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बी एंड डी आर करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सेट द रूल्स फॉर सब्जेक्ट कैटलॉग। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विषय सूची के लिए नियम निर्धारित किए हैं? इसका ऑप्शन है ए CA कटर, बी ऑप्शन है जे कैसर, सी ऑप्शन है EJ कोट्स और डी ऑप्शन है JEL फ्रेडेन। तो बताइए, आप सभी भी इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, CA कटर द्वारा ही सर्वप्रथम सब्जेक्ट कैटलॉग को के जो नियम थे वो निर्धारित किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, द बुक सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग बाय जूलियस ओटो कैसर यानी JO कैसर वाज पब्लिश्ड इन, यानी आपको बताना है कि जो सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग है वो कब पब्लिश किया गया था। तो इसके ऑप्शन है ए 1910, बी ऑप्शन है 1911, सी ऑप्शन है 1912 और डी ऑप्शन है 1913। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911। 1911 में सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इन कोलोन क्लासिफिकेशन facet is the most elusive and difficult to identify। बृहदान्त वर्गीकरण में सबसे मायावी और पहचानने में मुश्किल क्या होती है? PMEST 6th एडिशन में दिया गया था CC का, जो कि 1960 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, और 1963 ईस्वी में जो है CC का 6th एडिशन का रिवाइज एडिशन प्रकाशित किया गया था, और इसमें PMEST की बात कही गई थी। तो जो इसमें सबसे पहचानने में जो मुश्किल होती है वह होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को पहचानने में बहुत ही मुश्किल, कठिनाई थोड़ी होती है, जबकि PMEST का फुल फॉर्म है पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्टेट, टाइम। तो टाइम आप पहचान सकते हैं, स्टेट भी पहचान सकते हैं, स्थान, और एनर्जी और मटेरियल को पहचानने में आसानी होती है, जबकि पर्सनालिटी को थोड़ा पहचानने में मुश्किल आती है। अगला प्रश्न है, द सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फॉर्मेट फॉर द एक्सचेंज ऑफ कैटलॉग डाटा इज नोन एज। कैटलॉग डाटा के आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रारूप के लिए सिस्टम को किस रूप में विकसित जाना जाता है? ए ऑप्शन है ISBD, बी ऑप्शन है CCF, सी ऑप्शन है यूनिमार्क और डी ऑप्शन है मार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ISBD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रारूप के लिए एक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। CCF का फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। इसका स्थापना 1984 हुआ था, सेकेंड 88 और थर्ड 1992, याद रखेंगे। मार्क और यूनिमार्क के बारे में मैंने बताया है पहले। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन वाज टर्म्ड एज प्रीनेटल कैटलॉगिंग बाय। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन जो है वह प्रीनेटल कैटलॉगिंग के रूप में जाना जाता है, किसके द्वारा कहा गया है?
ए ऑप्शन है एच ई बिलिस, बी ऑप्शन है एच डब्ल्यू विल्सन, सी ऑप्शन है सी ए कटर और डी ऑप्शन है एस आर रंगनाथन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। एस आर रंगनाथन के द्वारा कैटलॉगिंग इंजन पब्लिकेशन को प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहा गया था। इसको आप सभी याद रखेंगे। दोस्तों, आप सभी से पुनः निवेदन है कि चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द प्रोसेस बाय व्हिच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रीप्रोसेसिंग इज। द प्रोसेस बाय व्हिच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रीप्रोसेसिंग इज, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनर्संसाधन के लिए सक्रिय संग्रह की पहचान कर सकता है वो क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, सेकेंड ऑप्शन है कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी, सी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन और डी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस में रिक्लासिफिकेशन की बात कही गई है और इस जो है ये जो है वह पुस्तकालय पुनर्संसाधन के लिए एक सक्रिय संग्रहण का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू AACR2 ऑथर ऑफ ए मैप और एन एटलस इज। AACR2 के अनुसार मानचित्र या एटलस का लेखक कौन होता है ये बताना है आप सभी को। तो इसमें ए ऑप्शन है दी पब्लिशर, बी ऑप्शन है दी कार्टोग्राफर, सी ऑप्शन है दी इलस्ट्रेटर और डी ऑप्शन है दी डिजाइनर। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप दीजिए क्या होगा, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है दी कार्टोग्राफर। दी कार्टोग्राफर जो है वह मानचित्र और एटलस से संबंधित रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व फैसेट फॉर्मुलेशन। निम्नलिखित में से किस खोज रणनीति में पहलू निर्माण शामिल है। ए ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक सर्च स्ट्रेटेजी, बी ऑप्शन है ट्रंकेशन और सी ऑप्शन है साइटेशन पर्ल ग्रोइंग, जबकि डी ऑप्शन है पेयर वाइज फैसेट सर्च। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खोज रणनीति में पहलू निर्माण शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी साइटेशन पर्ल ग्रोइंग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी साइटेशन पर्ल ग्रोइंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है विच ऑफ द फ्लोइंग सर्च स्ट्रेटेजी प्रोसीड फ्रॉम हाई प्रिसीजन टू ए हाई रिकॉल। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप लोग पिछला प्रश्न देखेंगे जो कि है निम्नलिखित में से किस खोज रणनीति में पहलू निर्माण शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक सर्च स्ट्रेटेजी। इस प्रश्न का ये जो है वो सही जवाब नहीं है बी। इस प्रश्न का करेक्ट कर लीजिएगा, ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च स्ट्रेटेजी प्रोसीड फ्रॉम ए हाई प्रिसीजन टू ए हाई रिकॉल। निम्नलिखित में से कौन सी खोज रणनीति उच्च परिशुद्धता से उच्च रिकॉल तक आगे बढ़ती है यह बताना है। और इसके ऑप्शन है ए बिल्डिंग ब्लॉक सर्च स्ट्रेटेजी, सेम ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है ट्रंकेशन, सी ऑप्शन है साइटेशन फॉर ग्रोइंग और डी ऑप्शन है पेयर वाइज फैसेट सर्च। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा साइटेशन फॉर ग्रोइंग। तो याद रखेंगे साइटेशन फॉर ग्रोइंग जो होता है वह उच्च यानी हाई प्रिसीजन से हाई रिकॉल की स्ट्रेटेजी सर्च स्ट्रेटेजी को बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है इन बिल्डिंग ब्लॉक सर्च स्ट्रेटेजी एडिंग एन एक्स्ट्रा फैसेट वुड रिजल्ट इन, यानी बिल्डिंग ब्लॉक खोज रणनीति में एक अतिरिक्त पहलू जोड़ने में क्या परिणाम होता है उसका। तो ए ऑप्शन है हाइयर रिकॉल, बी ऑप्शन है हाइयर प्रिसीजन, सी ऑप्शन है इंक्रीज इन रिकॉल एज वेल एज प्रिसीजन और डी ऑप्शन है लोअर प्रिसीजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइयर प्रिसीजन। इस प्रश्न का सही जवाब है। तो किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक खोज रणनीति में जो एक अतिरिक्त पहलू के जोड़ने का परिणाम होता है वह हायर प्रिसीजन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग जो कि है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज पब्लिश्ड बाई। आपको बताना है कि सीयर्स की जो विषय शीर्षक की सूची है वह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है वह H.W. विल्सन द्वारा 1923 ईस्वी में दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है H.W. विल्सन हो जाएगा, इसी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है
कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिलोंग्स टू, यानी आपको बतानी है कि कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो किससे संबंधित है। इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वर्बल प्लान जो होता है उसके जो 4 कैनन होते हैं वे मैंने आप सभी को बताया था। तो उन्हीं में से एक जो कैनन है आप सभी बताइए कि किसके अंतर्गत कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसके अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, बी ऑप्शन है कैनन ऑफ ऑरे, सी ऑप्शन है कैनन ऑफ चेन और डी ऑप्शन है कैनन ऑफ वर्बल प्लान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैनन ऑफ वर्बल प्लान। कैनन ऑफ वर्बल प्लान के अंतर्गत ही यह आता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज पब्लिश्ड बाई SLSH किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पिछले में क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही जवाब है AW विल्सन और 1923 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ एनालिसिस प्रपोज्ड इन AACR2 1988, यानी AACR2R जो कि रिवाइज एडिशन है AACR2 का, तो उसके प्रस्तावित विश्लेषण की विधियों की संख्या कितनी है ये बताने हैं। इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। बताइए इसमें से कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 5, यानी कि 5 विधियां होती हैं जो कि एनालिसिस प्रपोज्ड किया गया है इन AACR2R में। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटा डाटा स्कीम। बताना है कि इसमें से मेटा डाटा स्कीम कौन नहीं है। तो DCMS होता है और बी ऑप्शन है ONIX, थर्ड ऑप्शन है GILS और फोर्थ ऑप्शन है लिवसिन। तो लिवसिन जो है वो डॉग कटिंग द्वारा 1999 में रिलीज किया गया था और यह एक प्रकार का मेटा डाटा स्कीम नहीं है बल्कि यह ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर, जबकि जो तीनों ऑप्शन ए बी और सी जो दिया हुआ है DCMS ONIX GILS ये तीनों जो है वह मेटा डाटा स्कीम है, परंतु लिवसिन जो है वह ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर है। 1999 में इसे लॉन्च किया गया था और ये जो है जावा पे कार्य करता है, जावा पे आधारित है। और ये जो है डॉग कटिंग के द्वारा रिलीज किया गया था, डॉग कटिंग के द्वारा रिलीज किया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप सभी याद रखेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल है। गिल्स स्टैंड फॉर GILS का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ए ऑप्शन है ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस, बी ऑप्शन है ग्रे इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस, सी ऑप्शन है ग्लोबल इंफॉर्मेशन लिंकिंग सर्विस और डी ऑप्शन है ग्रे इंफॉर्मेशन लिंकिंग सर्विस। तो बताइए आप सभी कि इस चारों ऑप्शन में से गिल्स जो है तो उसका फुल फॉर्म क्या है। तो गिल्स जो है वह एक प्रकार का गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इसका जो फुल फॉर्म है वह होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस। तो गिल्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो गिल्स का जो फुल फॉर्म आप सभी को बताना था और गिल्स का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस इस प्रश्न का सही जवाब होगा और इसे हम लोग गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और यह जो है ANSI Z39.50 पे कार्य करती है, इस स्टैंडर्ड का पालन ये करता है GILS जो होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है ONIX। तो ONIX का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है कि ONIX का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बी ऑप्शन है ऑनलाइन इंडेक्सिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ओनिक्स का जो मतलब होता है इसका वह होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है 2011 वाज द सेंटिनरी ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ, यानी जो 2011 के प्रकाशन का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया है तो और किसका मनाया गया है।
तो आप सभी को याद होगा कि सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है 1923 ईस्वी में इसका उद्भव हुआ था, परंतु जो सिस्टमेटिक इंडेक्स है और ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन सीयर्स महोदय द्वारा दिया गया था, जो कि 1918 ईस्वी में शायद दिया गया था। इसको आप लोग थोड़ा देखकर बताइएगा। और सिस्टमेटिक इंडेक्स जो है जे कैसर द्वारा 1911 ईस्वी में दिया गया था। तो यहाँ 2011 पूछ रहा है, तो चूंकि इसी का 100 साल मन रहा है, तो यानी कि इसी का शताब्दी वर्ष 2011 में मनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्टमेटिक इंडेक्स। और सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग का वही प्रकाशन 1911 में हुआ था, और अभी इसका 2011 में शताब्दी वर्ष मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सेक्टर डिवाइस इज एन एक्सटेंशन ऑफ, सेक्टर डिवाइस का विस्तार रूप क्या होता है? तो ए ऑप्शन है गैप डिवाइस, बी ऑप्शन है एम्प्टी डिवाइस, सी ऑप्शन है ऑक्टेव डिवाइस और डी ऑप्शन है ग्रुप नोटेशन डिवाइस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्टेव डिवाइस। यानी कि सेक्टर डिवाइस का जो विस्तार है उसे हम लोग ऑक्टेव डिवाइस से जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड डॉक्यूमेंटेशन INC to explore new method of information indexing and retrieval, यानी कि सूचना अनुक्रमण और पुनर्प्राप्ति के नए तरीकों का पता लगाने के लिए प्रलेखन इंक की स्थापना किसने की है? तो ए ऑप्शन है इसका एसी ब्रेडफोर्ड, बी ऑप्शन है जेनिफर राउले, सी ऑप्शन है मोर्टिमर टोबे और डी ऑप्शन है एसा रंगनाथन। तो यूजर एजुकेशन, तो ये जो प्रश्न है सूचना अनुक्रमण और पुनर्प्राप्ति के नए तरीकों का पता लगाने का प्रलेखन की किसने स्थापना की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा ये किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यूजर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी आर सिमेंटिकली रिलेटेड एज, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो उपयोगकर्ता शिक्षा और सूचना साक्षरता शब्दार्थ रूप से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है बीटी एनटी, बी ऑप्शन है एनटीबीटी और सी ऑप्शन है आरटी और डी ऑप्शन है यूज यूएफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए आप लोग की क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एनटीबीटी जो होता है वह उपयोगकर्ता शिक्षा और सूचना साक्षरता शब्दार्थ के रूप से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। The retrieval technique designed to find terms that are spelled incorrectly at data entry or query input is known as, यानी डेटा प्रविष्टि या क्वेरी इनपुट पर गलत वर्तनी वाले शब्दों को खोजने के लिए डिजाइन की गई पुनर्प्राप्ति तकनीक को किस रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वह है टर्म मास्किंग, केस सेंसिटिव सर्चिंग, फजी सर्चिंग और प्रोक्सिमिटी सर्चिंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, फर्जी फजी सर्चिंग। और आप इसके माध्यम से ही जो गलत वर्तनी वाले शब्द हैं उसको खोजने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, फजी सर्चिंग को। यह एक प्रकार का तकनीक होता है, मेथड होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, द प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, यानी लेटर इन टाइम का सिद्धांत जो है वह कौन सा सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसके ऑप्शन ए है फंडामेंटल कैटेगरी, बी ऑप्शन है हेल्पफुल सीक्वेंस, सी ऑप्शन है फेसेट सीक्वेंस और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो द प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम जो है वह एक प्रकार का हेल्पफुल सीक्वेंस के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्पफुल सीक्वेंस। लेटर इन टाइम जो है वह हेल्पफुल सीक्वेंस के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल वोकाबुलरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर पोस्ट कोऑर्डिनेशन, यानी पोस्ट समन्वय के लिए लचीलेपन के बढ़ते क्रम में नियंत्रित शब्दावली की निम्नलिखित श्रेणियों को व्यवस्थित करना है। और इसके ऑप्शन है, ए है क्लासिफिकेशन स्कीम, बी है ऑन्टोलॉजी, सी है सब्जेक्ट हेडिंग और लिस्ट और डी ऑप्शन है थिजोरी। तो इसको सजाना है
इसको कंट्रोल वोकेबुलरी के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा क्लासिफिकेशन स्कीम, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, फिर आ जाता है थिजोरी, और लास्ट में जो होता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी जो होता है रिक्लासिफिकेशन अथवा क्लासिफिकेशन से संबंधित होता है। तो इसका जो सजाने का क्रम हो जाएगा, सर्वप्रथम आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा सी, उसके बाद डी, और उसके बाद बी। तो यह इसका सही क्रम है। इसका जो ऑप्शन है वो छूट गया है, तो इसको यही सही क्रम याद कर लेंगे, ए सी डी बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि है यूडीसी यूनिवर्सल डिसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज टेस्टेड इन द, बताना है कि सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण प्रणाली का परीक्षण किया गया था, और बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। तो इसके ऑप्शन है ए हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट, बी इफ्ला एक्सपेरिमेंट, सी IASLIC एक्सपेरिमेंट, और डी एस्लिप क्रेनफील्ड एक्सपेरिमेंट। तो यूडीसी के बारे में तो मैं बता चुका हूँ आप सभी को कि इसको 1905 ईस्वी में हेनिला फाउंटेन के द्वारा और पॉल आउटलेट के द्वारा इसको दिया गया था। और यह जो है इसका जो परीक्षण जो है वह एस्लिप क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी एस्लिप क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें, जो कि है रिपोर्ट ऑन द टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द comparative efficiency of indexing system contains the findings of the project in Tidal। यानी इसमें बताना है कि इंडेक्सिंग सिस्टम की तुलनात्मक दक्षता में एक जांच के परीक्षण और विश्लेषण पर रिपोर्ट परियोजना के निष्कर्ष शामिल है। कौन कौन से परियोजना शामिल हो सकते हैं? तो ए ऑप्शन है मेडलस, बी ऑप्शन है क्रेनफील्ड वन, सी ऑप्शन है इसलिट, और डी ऑप्शन है स्टेयर्स, STAIRS। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेनफील्ड वन। इसके द्वारा इंडेक्सिंग सिस्टम की तुलनात्मक दक्षता के जांच और परीक्षण विश्लेषण पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि है रंगनाथन मॉडिफाइड रूल्स ऑफ चेन प्रोसीजर फॉर डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्री वाज मॉडिफाइड बाय MM जॉब हु सजेस्टेड टू इंक्लूड। तो बताना है इसमें कि विशिष्ट विषय प्रविष्टि के विषय शीर्षकों को प्राप्त करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया के रंगनाथन, यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, रंगनाथन के संशोधित नियमों को MM जॉब द्वारा संशोधित किया गया था, जिन्होंने शामिल करने का सुझाव दिया था। तो बताना है इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप सभी, जिसका ऑप्शन है ए स्पेस आइसोलेट एज ए सॉफ्ट लिंक टर्म, बी ऑप्शन है टाइम आइसोलेट एज ए सॉफ्ट लिंक टर्म, सी ऑप्शन है ACI एंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट, इसका फुल फॉर्म होता है एज ए सॉफ्ट लिंक टर्म, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो रंगनाथन के द्वारा मॉडिफाइड किया गया था MM जॉब द्वारा, तो वो था टाइम आइसोलेट एज ए सॉफ्ट लिंक टर्म। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED इन कोलोन क्लासिफिकेशन। तो कोलोन क्लासिफिकेशन में LED का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, बी ऑप्शन है लेटेस्ट एनर्जी डिवीजन, सी ऑप्शन है लाइट इमेटिंग डायोड, और डी ऑप्शन है लेटेस्ट इफेक्टिव डिवीजन। तो LED का जो फुल फॉर्म है कोलोन क्लासिफिकेशन में वह हो जाएगा लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि है which of the following table is having the provision of टेबल ऑफ प्रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू DDC। यानी DDC 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से किस तालिका में वरीयता तालिका का प्रावधान है? इसके ऑप्शन है टेबल 1, टेबल 3, टेबल 4 और टेबल 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो कि DDC के 19वें संस्करण में जो है वह वरीयता तालिका का प्रावधान जो किया गया है वह टेबल 1 में किया गया है।
और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है कैनन ऑफ साउथ हेडिंग टेक्स केयर ऑफ, यानी कैनन ऑफ साउथ हेडिंग मतलब किसकी मदद करता है या किस चीज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिसका ऑप्शन है ए परमानेंस ऑफ हेडिंग्स, बी ऑप्शन है अप्रोचेज ऑफ यूजर्स, सी ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ एंटिटीज और डी ऑप्शन है कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन ऑफ एंटिटीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रोच ऑफ यूजर। यूजर्स के अप्रोच को दर्शाने के लिए हम लोग कैनन ऑफ साउथ हेडिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है डबल कोलन आर यूज। डबल कोलन किसमें प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम एलसीसी, अथवा कोलन क्लासिफिकेशन 7th एडिशन में, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन या बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन का सबका मैंने विस्तार से बता दिया है कि 1935 में एच ई बिलिस द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन दी गई थी। 1905 ईस्वी में जो है हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट के द्वारा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन दिया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन है वह एडिटेड किया गया था। आप सभी बताइए किसके द्वारा एडिट किया गया था, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। और एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1940 में क्या अपना हुआ था। तो बताना है कि डबल कोलन का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में डबल कोलन्स का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस बताइए कि क्या होता है। ए ऑप्शन है डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन एंट्री अमॉन्ग द वेरियस एंट्रीज इन ए कैटलॉग। बी ऑप्शन है prescribes that the information on the title page of a document and its overflow pages should determine the choice and rendering of heading. C option says that headings of a catalog entry should be individualized, or D option prescribes that rules of a catalog should be revised from time to time. तो कैनन ऑफ प्रीपोटेंस किसके लिए प्रयोग में आता है वो बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एन एंट्री अमॉन्ग द वेरियस एंट्री इन ए कैटलॉग। इसके लिए कैनन ऑफ प्रीपोटेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है द काउ प्रिंसिपल एज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज यूजफुल टू डिटरमाइन, यानी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित गाय बछड़ा सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। एस आर रंगनाथन द्वारा कार जो होते हैं वह इस प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे और उसी में से एक का उदाहरण है यह काउ प्रिंसिपल। तो यह किसके लिए उपयोगी होता है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए है द सीक्वेंस ऑफ आइसोलेट्स इन एन अरे, बी है द सीक्वेंस ऑफ आइसोलेट्स इन ए चेन, डी ऑप्शन है द फेसेट सीक्वेंस और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी द फेसेट सीक्वेंस। द फेसेट सीक्वेंस के लिए काउकाल प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है ए डिजिट विथ ऑर्डिनल वैल्यू बट विदाउट सिमेंटिक वैल्यू इज नोन एज। तो एक क्रमिक मान के साथ एक अंक लेकिन शब्दार्थ मूल्य के बिना किस रूप में जाना जाता है, इसको आप लोग बताइए। ए ऑप्शन है एन इम्प्टी डिजिट, बी ऑप्शन है एन इम्प्टिंग डिजिट, सी ऑप्शन है एन इम्प्टी इम्प्टिंग डिजिट और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर देखा जाए तो वह ऑप्शन ए हो जाएगा एन इम्प्टी डिवाइस। एन इम्प्टी डिवाइस जो होता है वह एक प्रकार का डिजिट है जो कि ऑर्डिनल वैल्यू बट विदाउट सिमेंटिक वैल्यू, बिना सिमेंटिक वैल्यू का एक प्रकार का ऑर्डिनल वैल्यू होता है, वह जो है वह एन इम्प्टी डिजिट के में होता है। अगला प्रश्न है इन डीडीसी फोनिक शेड्यूल रिप्रेजेंट क्लासेज व्हिच आर। डीडीसी में फोनिक शेड्यूल तो आप लोग जानते होंगे कि फोनिक शेड्यूल का इस्तेमाल किया गया था। तो उसमें बताना है कि फोनिक्स अनुसूची उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। किन वर्ग का मतलब
फिनिक्स अनुसूची जो है, फोनिक्स शेड्यूल जो है वह प्रतिनिधित्व करती है। तो उसका ए ऑप्शन है स्लाइटली रिवाइज, बी है कम्प्लीटली रिवाइज यानी कि पूर्णतः जो दोबारा से रिवाइज किया गया है उसका, या टू बी रिवाइज, और डी ऑप्शन है नॉट रिवाइज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्प्लीटली रिवाइज। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इन विच एडिशन ऑफ सीसी द फंडामेंटल कैटेगरीज वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें बताना है आपको कि सीसी के किस संस्करण में मौलिक श्रेणियों को पहली बार पेश किया गया था। तो इसके ऑप्शन है ए सेकेंड, बी थर्ड, सी ऑप्शन है फोर्थ, और डी ऑप्शन है फिफ्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्थ। फोर्थ एडिशन में ही मौलिक के श्रेणियां, जिसको हम लोग PMEST को कहते हैं, और टाइम का जो सिंबल था वो स्टॉपिक किया गया था। वह 1960 ईस्वी में जो सीसी का सिक्स एडिशन था उसमें इसको चेंज किया गया था। कोलन के जो छठा संस्करण था, यहाँ से PMEST का बहुत उपयोग होने लगा था। लेकिन इसको जो सर्वप्रथम अगर पूछा जाए आपसे कि मौलिक श्रेणियों, जिसको कि हम लोग फंडामेंटल कैटेगरी PMEST को कहते हैं, कब लागू किया गया था, तो वह फोर्थ एडिशन से ही प्रचलन में आ गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि है विच ऑफ द फ्लोइंग इंडेक्सेज इज नॉट फाउंड इन तिजोरी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक तिजोरी में नहीं पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है हाइरेरिचल इंडेक्स, परम्यूटेड इंडेक्स, ग्राफिकल इंडेक्स, और डी ऑप्शन है लास्ट ऑथर इंडेक्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप सभी बताइए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑथर इंडेक्स। ऑथर इंडेक्स जो होता है वह सूचकांक तिजोरी में नहीं पाया जाता है, यानी इसका प्रयोग जो है वह तिजोरी में नहीं किया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग अब देखेंगे, दी कैटलॉग कोड विच प्रोवाइड्स थ्री लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज। कैटलॉग कोड जो विवरण के 3 स्तर प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है ए क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, बी ऑप्शन है ए सी या टू, सी ऑप्शन है डिक्शनरी कैटलॉग कोड, और डी ऑप्शन है ऑल दीज, यानी इनमें से सभी। तो जो कैटलॉग कोड होता है जिसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 3 लेवल होते हैं डिस्क्रिप्शन के, तो वो जो है वह ए सी या टू में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ए सी या टू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी डिजिट फैसिलिटीज, यानी एम्प्टी डिजिट से संबंधित अभी मैंने एक प्रश्न आप सभी को किया कराया था। तो यानी खाली अंक की अवधारणा सुविधा प्रदान करती है। खाली अंक की अवधारणा क्या सुविधा प्रदान करती है बताना है। ए ऑप्शन है हॉस्पिटेबिलिटी इन चेन, बी ऑप्शन है इंटरपोलेशन इन अरे, सी ऑप्शन है एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे, और डी ऑप्शन है इंटरपोलेशन इन चेन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरपोलेशन इन अरे। इंटरपोलेशन इन अरे इसी के अंतर्गत इम्पटिंग डिजिट जो होता है उस फैसिलिटी का, यानी इस सुविधा का उपयोग किया जाता है इंटरपोलेशन इन अरे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है एकोमोडेटिंग न्यू क्लासेस बिटवीन टू एग्जिस्टिंग कॉन्जिक्यूटिव क्लासेज, यानी बताना है कि दो मौजूदा क्रमागत वर्गों के बीच में जो नए वर्ग का समायोजन हम लोग करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगा, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, या सुप्रीम पोजीशन और एक्सटेंशन। बताइए आप सभी किसके अंतर्गत इसको आएगा। तो कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब आप सभी दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के अंतर्गत जो होता है, दो मौजूदा क्रमागत वर्ग होते हैं, उसके बीच में किसी एक नए वर्ग को हम लोग मिला लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, तो वह इंटरपोलेशन के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि है इन ऑर्डर टू अरेंज अरे आइसोलेट्स आइडियाज इट इज इसेंशियल टू सेटिस्फाई द कैनन ऑफ, यानी कि सरणी को अलग विचारों की व्यवस्था करने के लिए कैनन को संतुष्ट करना आवश्यक है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा ये बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए है एग्जॉस्टिवनेस, बी ऑप्शन है एक्सक्लूसिवनेस,
सी ऑप्शन है हेल्पफुल सीक्वेंस और डी ऑप्शन है कंसिस्टेंट सीक्वेंस। तो बताइए आप सभी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हेल्पफुल सीक्वेंस हो जाएगा। हेल्पफुल सीक्वेंस के ही अंतर्गत में जो है वह किसी भी सारणी के अलग विचारों को व्यवस्था करने के लिए इस कैनन का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पफुल सीक्वेंस। मैं जब सीसी पढ़ाऊंगा तो उस समय जितने भी कैनन्स हैं तो उसको आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशनल प्लान, सभी प्लान के अंतर्गत जितने भी कैनन आते हैं उसको विस्तार से मैं बताऊंगा। तो उसके लिए मेरा सब्जेक्टिव क्लास है 0 to 0 बैच, उसको अवश्य देखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मार्क tag that is used for variable field containing data related to subject access to the document। तो सब्जेक्ट एक्सेस डॉक्यूमेंट जो है वह इसमें से किससे संबंधित है यह बताना है आप सभी को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्क फील्ड जो है उसको याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है अकॉर्डिंग टू आईएसबीडी फॉर्मेट द जीएमडी इज रिकॉर्डेड, यानी आईएसबीडी प्रारूप के अनुसार जीएमडी दर्ज किया जाता है। किसके द्वारा दर्ज किया जाता है बताना है। इसमें ए ऑप्शन है आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है आफ्टर द टाइटल प्रॉपर, सी ऑप्शन है आफ्टर द सब टाइटल, डी ऑप्शन है आफ्टर द सीरीज स्टेटमेंट। तो इसमें जो आईएसबीडी फॉर्मेट जो होता है वह प्रयोग में आता है जीएमडी का के द्वारा, जो कि है आफ्टर द टाइटल प्रॉपर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आफ्टर द टाइटल प्रॉपर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है ओ ए आई पी एम एच स्टैंड फॉर, यानी ओ ए आई पी एम एच जो है इसका फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ओ ए आई पी एम एच का फुल फॉर्म क्या होगा, इसके ऑप्शन है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, सेकेंड ऑप्शन है ऑनलाइन एक्सेस इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, थर्ड जो ऑप्शन है ओपन आर्काइव्स इनिशियल प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, और थर्ड लास्ट ऑप्शन है ओपन आर्काइव्स इंस्टीट्यूशन प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। तो ओ ए आई पी एम एच का क्या फुल फॉर्म होगा वो सभी आप सभी बताइए। तो ओ ए आई पी एम एच का जो फुल फॉर्म है वह हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। और ओ ए आई पी एम एच की हम लोग बात करें तो इसका जो 1.0 यानी पहला संस्करण जो है वह 2001 में आया था, और दूसरा संस्करण जो 2.0 है वह 2002 ईस्वी में आया था। तो भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इन व्हिच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड, किस वर्ष में वर्गीकरण अनुसंधान समूह सीआरजी इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन है ए 1950, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1955 और डी ऑप्शन है 1958। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में सीआरजी, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, इसको स्थापित किया गया था और इसे इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ओंटोलॉजी डील्स विथ, ओंटोलॉजी किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है स्टडी ऑफ एक्शन, बी ऑप्शन है स्टडीज ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है स्टडिंग ऑफ आर्ट और डी ऑप्शन है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ओंटोलॉजी जो है वह नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस से संबंधित है, और यह जो लाइब्रेरी में रिक्लासिफिकेशन होती है उससे संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है IMCE स्टैंड फॉर, यानी कि आप सभी को बताना है कि IMCE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IMCE का फुल फॉर्म बताना है। IMCE जो है वह 1969 में इसका उद्भव हुआ था, और इंटरनेशनल मीटिंग फॉर कैटलॉगिंग एक्सपर्ट फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, फिर है
इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट। तो आईएमसीई जो है तो उसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटालॉगिंग एक्सपर्ट। इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटालॉगिंग एक्सपर्ट्स। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है एन इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ थिजोरस इज। थिजोरस का एक अनिवार्य कार्य क्या है? ए ऑप्शन है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, बी ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, और डी ऑप्शन है नॉलेज इंजीनियरिंग। तो जो थिजोरस का एक अनिवार्य कार्य है वह होता है रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। वह किसी भी कॉन्सेप्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य थिजोरस का होता है। और इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है हु क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री एज ए रेलिक ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यानी पुरानी तकनीक के अवशेष के रूप में मुख्य प्रविष्टि की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई है? इसके ऑप्शन है पहला माइकल गोल्डमैन, बी ऑप्शन है रॉबर्ट ए मैक्सवेल, सी ऑप्शन है पैट ओडी, और डी ऑप्शन है टॉम डेल्से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा माइकल गोल्डमैन। माइकल गोल्डमैन द्वारा ही जो पुरानी तकनीक के अवशेष हैं उसके मुख्य प्रविष्टि की अवधारणा की आलोचना माइकल गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा माइकल गोल्डमैन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट sorry which of the following cannot say that strength to decide the position of an entry among the various entries in a catalog should if possible be concentrated in the leading section। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि यदि संभव हो तो कैटलॉग में विभिन्न प्रविष्टियों के बीच प्रविष्टि की स्थिति तय करने की ताकत अग्रणी अनुभाग में केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, कैनन ऑफ इंडिविजुअलिटी, और लास्ट ऑप्शन है कैनन ऑफ सफोकेटिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगला प्रश्न है विच लाइब्रेरी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड सीआईपी, यानी सीआईपी का फुल फॉर्म जो होता है कैटलॉगिंग इन प्रोसेस होता है, और यह जो है किस पुस्तकालय में सर्वप्रथम लागू किया गया था बताना है। ऋतु कुमारी बताइए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बी ऑप्शन है ब्रिटिश लाइब्रेरी, सी ऑप्शन है बिब्लियोथेक नेशनल, डी ऑप्शन है कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय में सीआईपी जिसको कैटलॉगिंग इन प्रोसेस कहते हैं उसको लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 00 इज यूडीसी डिनोट्स, यानी डबल इक्वल टू और जीरो ये यूडीसी में किसको दर्शाता है? तो ये ऑप्शन है आर्टिफिशियल लैंग्वेज, बी ऑप्शन है ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सी ऑप्शन है अनट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और डी ऑप्शन है मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स। तो यह जो है इक्वल टू और जीरो जो है वह ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स इसको दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे वह है इन प्रीसिज एफ एंड जी इच सेकेंडरी ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट। प्रीसिज में जो है एफ और जी का जो प्रतिनिधित्व होता है वह कौन करता है?
और किस चीज के लिए मतलब उसका उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट्स, बी ऑप्शन है स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन, सी ऑप्शन है एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट, डी ऑप्शन है कोर कॉन्सेप्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह आता है कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। यह जो है कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट के लिए इसका प्रीसिस में जो है एफ और जी का जो प्रतिनिधित्व होता है वह कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है विच ऑफ द फ्लोइंग कैनन implies according to Ranganathan that each class number should represent one and only one subject or isolate idea। मतलब है रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में से किस कैनन का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग संख्या को एक और केवल एक विषय का प्रतिनिधित्व करना चाहिए या विचार को अलग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ए है कैनन ऑफ निमोनिक, बी ऑप्शन है कैनन ऑफ हायरार्ची, सी ऑप्शन है कैनन ऑफ होमोनाइम और डी ऑप्शन है कैनन ऑफ रिलेटिविटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कैनन ऑफ होमोनाइम। कैनन ऑफ होमोनाइम में जो है वो रंगनाथन के अनुसार कहा गया था कि देखिए होमोनाइम से ही पहचान में आता है कि एक की बात कही जा रही है। तो होमोनाइम के अंतर्गत जो है वह वर्ग संख्या को एक और केवल एक विषय का प्रतिनिधित्व करने का सिद्धांत एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है इम्पटी डिजिट मीन्स ए डिजिट। इम्पटी डिजिट का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है विथ ऑर्डिनल वैल्यू, बी ऑप्शन है विदाउट सिमेंटिक वैल्यू, सी ऑप्शन है विदाउट ऑर्डिनल वैल्यू और डी ऑप्शन है विथ सिमेंटिक वैल्यू। तो देखिए जो इम्पटी डिजिट होता है वह ऑर्डिनल वैल्यू और बिना सिमेंटिक वैल्यू। इसके पहले जो मैंने प्रश्न कराए थे शुरू में दो दो चार प्रश्न कराए थे इम्पटी डिजिट से, उसमें एक प्रश्न था कि वह किसके अंतर्गत आएगा, किस डिजिट के अंतर्गत आएगा जिसमें कि ऑर्डिनल वैल्यू होता है और बिना सिमेंटिक वैल्यू के। तो मैंने आप सभी को बताया था कि उस प्रश्न का सही जवाब इम्पटी डिजिट होगा। और इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ दिया गया है कि इम्पटी डिजिट का मतलब कौन सा अंक होता है। तो प्रश्न में ही दिया हुआ था कि ऑर्डिनल वैल्यू विदाउट सिमेंटिक वैल्यू, यानी कि ऑर्डिनल वैल्यू होगा विदाउट सिमेंटिक वैल्यू, जबकि ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड्स FRA SAR वर्किंग ग्रुप। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विषय प्राधिकरण रिकॉर्ड FRA SAR कार्य समूह के लिए कार्यात्मक आवश्यकताओं द्वारा पेश की गई है। इसके ऑप्शन है ए स्ट्रिंग्स, बी नोमेन, सी थेमा और डी इंटीगर्स। तो जो FRA SAR के अंतर्गत जो आता है वह स्ट्रिंग्स और नोमेन आता है, जो कि ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ है स्ट्रिंग्स और नोमेन। जबकि थेमा और इंटीगर्स जो है वह FRA SAR के जो कार्य समूह होता है उसके द्वारा नहीं पेश किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ABR। सॉरी, इस प्रश्न में जो है वह एक तो नोमेन का प्रयोग किया जाता है और एक थेमा का उपयोग किया जाता है, स्ट्रिंग्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है बी एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है प्रेजेंटली हु ऑन्स द कॉपीराइट ऑफ यूडीसी। वर्तमान में यूडीसी के कॉपीराइट का मालिक कौन है। इसके ऑप्शन है ए यूडीसी कंसोर्टियम, बी पॉल आउटलेट, सी OCLC, डी हेनरी ला फाउंटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यूडीसी कंसोर्टियम जो है इसके पास अभी जो यूडीसी का कॉपीराइट जो है वो इसी के पास है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वरान डील्स विथ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। यानी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वरान मैंने किस चीज को डील करता है, किससे
साहित्यिक वर्णन किस सिद्धांत से संबंधित है? ए ऑप्शन है फॉर्म ऑफ लिटरेचर, बी ऑप्शन है इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट्स इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम, सी ऑप्शन है पोलिस वारंट, डी ऑप्शन है लीडरशिप स्टाइल्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम। इंक्लूजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम, जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज को याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेट फार्मूला फॉर बुक नंबर एज डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज, यानी बृहदान्त वर्गीकरण वर्णित पुस्तक संख्या के पहलू सूत्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसको आप सभी याद रखेंगे, मैं बताता हूँ। LFYA, इस चीज को याद रखेंगे। LFYA, VSCCR पहले होता है, लेकिन अब इसके जगह पर EAN का प्रयोग किया जाता है। EAN का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में LFYA, VSC और फिर CR होता था पहले, लेकिन अब इसके जगह पे EAN का प्रयोग किया जाने लगा है, CR का प्रयोग नहीं होता है। तो L से होता है लैंग्वेज, F से होता है फॉर्म, Y से ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो जाता है, और L से होता है लैंग्वेज, F से हो जाता है फॉर्म, Y से होता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और A से हो जाता है सेशन, V से होता है वॉल्यूम, और S से हो जाता है सप्लीमेंट्री, C से होता है क्रिटिसिज्म, और EAN हो जाता है, C से हो जाता है कॉपी नंबर, यहाँ पे कॉपी नंबर, इसको याद रखेंगे। तो इसमें मिला लीजिए कि LFYA VSCCR, यानी इसके क्रम में कौन सा सजाया हुआ है, यही बुक नंबर का जो है वह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ LFYAVSC, तो ये देखिए, ये जो है सही क्रम में लग रहा है, क्योंकि लैंग्वेज आया है, फिर वॉल्यूम और कॉपी, लैंग्वेज, वॉल्यूम और यहाँ पे कॉपी नंबर, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, जबकि इसमें है कॉपी, लैंग्वेज और वॉल्यूम। तो कॉपी यहाँ है, लैंग्वेज यहाँ है, तो ये सही क्रम नहीं है, ये पीछे आ रहा है। और फिर यहाँ पे वॉल्यूम की बात कही गई, इसमें भी वॉल्यूम, लैंग्वेज और कॉपी दिया गया है, जो कि सही क्रम नहीं है। लैंग्वेज, कॉपी, वॉल्यूम, देख लीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, और यहाँ पे कॉपी हो गया, और यहाँ वॉल्यूम हो गया, यहाँ कॉपी हो गया और यहाँ वॉल्यूम हो गया, जबकि आना चाहिए लैंग्वेज के बाद वॉल्यूम, उसके बाद कॉपी नंबर। तो लैंग्वेज, वॉल्यूम और कॉपी नंबर जो इसमें है वो सही है, प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसे याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में LFYA VSCCR पहले होता था, अब उसके जगह पे EAN का प्रयोग किया जाने लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन FRBR मॉडल। FRBR मॉडल के पर आधारित नहीं है, बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन है लिबसोल, बी ऑप्शन है वर्चुअल ILS, सी ऑप्शन है रेड लाइट ग्रीन, और थर्ड डी ऑप्शन है बिबसीज। तो FRBR में जो प्रयोग किया जाता है इस मॉडल में वो है वर्चुअल ILS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, रेड लाइट ग्रीन और बिबसिस, जबकि लिबसॉल का प्रयोग नहीं होता है इसमें। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, which kind of metadata includes information such as reproduction, selection, criteria, documentation, etc। बताना है कि किस प्रकार के मेटा डाटा में प्रजनन, चयन, मानदंड, प्रलेखन आदि जैसी जानकारी शामिल होती है। ऑप्शन है ए टेक्निकल मेटाडाटा, बी बिहेवियरल मेटाडाटा, सी एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा, और डी स्ट्रक्चरल मेटाडाटा। तो इस प्रश्न में आप सभी बताइए कि कौन सा सही होगा, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन, सिलेक्शन और क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखा जाए तो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा के अंतर्गत हम लोग
किसी भी मेटा डाटा में प्रजनन चयन यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन एप्लीकेशन ऑफ पॉप्सी इन लॉजिकल ऑर्डर। तार्किक क्रम में पॉप्सी के आवेदन में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन ए है कैटेगरी इंडिकेशन, फॉर्मेलाइजेशन, डी मॉड्यूलेशन, डी स्टैंडर्डाइजेशन। इसको सजाना है, इसको सही क्रम में सजाना है। तो प्रथम जो पॉप्सी के जो आवेदन हो जाता है उसमें सबसे प्रथम जो आता है वह आ जाता है फॉर्मेलाइजेशन, इसके बाद आ जाता है मॉड्यूलेशन, फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन और इसके बाद आता है कैटेगरी इंडिकेशन। तो यह इसका जो है सही क्रम है। तो इसको हम लोग देखेंगे। फॉर्मलाइजेशन पहले आ जाएगा यानी कि पहले बी हो जाएगा, फिर मॉड्यूलेशन जो कि ऑप्शन सी में है, स्टैंडर्डाइजेशन जो कि ऑप्शन डी में है और उसके बाद लास्ट में कैटेगरी इंडिकेशन। यह सही क्रम है पॉप्सी के जो एप्लीकेशन होता है उसका जो लॉजिकल ऑर्डर होता है, तार्किक क्रम होता है, उसको सही क्रम से इसी प्रकार सजाया जाता है। फॉर्मलाइजेशन, मॉड्यूलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और फिर कैटेगरी इंडिकेशन। तो इस तरह से बी सी डी ए जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न अभी कराने बाकी हैं जो कि मैं एक और अगला क्लास में आप सभी को इन सभी क्लासों को करवा दूंगा। इन सभी प्रश्नों को करवाऊंगा जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस। और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट के माध्यम से कोई भी प्रश्न अथवा डाउट हो या सजेशन हो तो वो दे सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। और पुनः आप सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं QR कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी को लेटेस्ट जो भी वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती है वो दी जाती है, अथवा क्लास की PDF और जो भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रश्न या इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।